अब हम हमारे रिवीजन में देखेंगे अब तक हमने स्टार्टिंग से इस चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमें ये बताना होना चाहिए, जब हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा तो उसमें हमने लास्ट पार्ट ये कवर करा था कि वहां पे जो यूरोपियन स्टेट है, फ्रांस हो गया, ब्रिटिश हो गया, उनमें नेशनलिज्म की भावना आने लगी। ठीक है, नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? जब किसी को अपने देश से प्यार हो। ठीक है, और हमने उसके साथ में एक वर्ड पढ़ा था इंपीरियलिज्म, मतलब कि तुम्हें तुम्हारे देश से प्यार है और उसके चक्कर में तुम और जगह को और देशों को अपने काबू में कर रहे हो, एक तरह से उनको अपनी कॉलोनीज बना रहे हो। उसी के चक्कर में ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, उन्होंने हमारे इंडिया को क्या किया? कॉलोनी बनाना शुरू किया। अच्छा, अब मैं थोड़ा यूरोप का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। यूरोप में क्या हुआ था? उन लोगों के बीच में नेशन स्टेट की भावना डेवलप हुई। उन नेशन स्टेट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ। नेशन का मतलब होता है तुम एक कल्चर फॉलो कर रहे हो, तुम काफी सारे लोग एक ही जगह रहते हो और सेम कल्चर फॉलो करते हो। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है। लेकिन अगर जहां पे बात आ जाती है स्टेट की, स्टेट का मतलब तुम लोगों का सेम कल्चर है और तुम एक बाउंड्री शेयर करते हो, मतलब कि जो लोग इतने एरिया में रहते हैं वो सेम कल्चर शेयर करेंगे। अपनेपन की भावना आ जाती है, एक दूसरे को समझने लगते हैं, उन्हें एक्चुअल में समझ में आता है कि हाँ, ये हमारी कंट्री, ये हमारा देश है। और वहां पे सिंबल्स हो गया, आइकन्स हो गए, इसके द्वारा भी लोगों में अपनेपन की भावना आने लगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे इंडिया में ये जो नेशनलिज्म है ये कैसे है। क्या हुआ था जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह इंडिया में आ गए थे? पहले क्या हो रहा था? पहले भी वॉर्स होती थी। मैंने आपको बताया बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मराठा वॉर, बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन लोगों में ना वो भावना नहीं थी, वो यूनिटी नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं हर सबको मार रहे हैं, सब जीत रहे हैं, एक दूसरे पर रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों को लगा कि अब हमको यूनाइट होना चाहिए। अब हम सबको साथ में आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू करना चाहिए। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब ये जो लोग एंटी कॉलोनीज का मतलब मैंने बताया ना, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को कॉलोनी बना लिया तो उन लोगों ने डिसाइड किया अब हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट साथ में लड़ेंगे। तो ये जो सफर था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से नेशनलिज्म तक, इनके बीच में जो ये यूनिटी आई ना, यहां से हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू होता है। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया था कि 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोलते हैं? इससे पहले भी तो कई सारी वॉर वगैरह हुई थी। ठीक है ना, हम 1857 के वॉर में जीते थे ना, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। हम क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये ऐसा वॉर था जहां पे पूरे इंडिया में जितने भी लोग रहते थे सबको एक फीलिंग आ गई कि हाँ, हम सब एक है, हम सबको साथ में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब हमारे यहाँ पे पिक्चर में आते हैं महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी के आने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे। वर्ल्ड वॉर पता है आपको किस कारणों की वजह से पड़ा था? हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था। अब उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े? ऑब्वियसली कोई भी वॉर होता है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। पॉइंट्स में याद रखना। सबसे पहले तो क्या हुआ था, अब कोई भी वॉर लड़ रहे हो तो तुम लोगों का डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, खर्चा क्या होगा? ये तुम गन खरीदोगे, न्यूक्लियर वेपन खरीदोगे, इन सब में तुम्हारा वो लोन वगैरह तुम लेने लगोगे तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? खर्चा बढ़ रहा है। अब उसको कवर अप करने के लिए, ठीक है, और पैसे कमाने के लिए तुम क्या करोगे? लोगों से लोगे। आज भी हमारे गवर्नमेंट भी तो यही करती है, कहीं पे पैसे कम पड़ते तो ऑब्वियसली टैक्स से ही वो कवर करती है। तो क्या किया ये ब्रिटिशर्स ने अपने वॉर का खर्चा कम करने के लिए? पहला पॉइंट कि डिफेंस की वजह से उनका क्या खर्चा बढ़ गया था। दूसरा हमें ये याद रखना है, खर्चा बढ़ने की वजह से उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी मैंने बताया था, कोई सामान बाहर से इधर इधर आ रहा है तो एक टैक्स पे करना पड़ता है, वो बढ़ा दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इनकम टैक्स आया। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था 1919 में जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1919 में पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तब वहां पे एपिडेमिक भी आ गया था। एपिडेमिक क्या होता है? जैसे अभी हमारे यहाँ पे कोरोना महामारी फैल गई थी, तो उन लोगों ने ना उस पर ध्यान दिया नहीं, उसके लिए वैक्सीन बनाई नहीं, अपना लड़ाई में लग गए, जिसकी वजह से वो एपिडेमिक और फैल गया। तीसरा कारण, तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा था वर्ल्ड वॉर का। चौथा ये था कि फूड शॉर्टेज, जो खाने की कमी पड़ने लग गई थी, मतलब खाना ही नहीं था ना, उगरा क्रॉप्स वगैरह थे जो हम फसल उगाते हैं वो खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे वो फूड की शॉर्टेज पड़ गई। अब फूड की शॉर्टेज पड़ी तो फूड का प्राइस बढ़ने लग गया। ठीक है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारे क्या थे? ये सारे प्रॉब्लम्स हुए थे वर्ल्ड वॉर वन के, जिसकी वजह से क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर वन हुआ, इतने इसके इम्पैक्ट पड़े। अब इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया? ब्रिटिशर्स ने बोला, ये पॉइंट याद रखना, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हर घर में जो भी एक व्यक्ति होगा उन सबको वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब वो लोगों को जो भी लोग थे उनके देश में रहते थे, इंडिया में लोग रहते थे, उनको फोर्सफुली वॉर में क्या करवा रहे थे? भर्ती करवा रहे थे कि तुमको लड़ना ही पड़ेगा, तुम्हारा मन नहीं है फिर भी तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो ये सारा हमारा विश्व युद्ध का था। फिर आते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट पे जिसमें लिखा है दक्षिण अफ्रीका
अफ्रीका की वापसी से महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। अच्छा, मैंने बताया कि अब महात्मा गांधी 1951 में साउथ अफ्रीका से वापस आए। वो साउथ अफ्रीका में एक जंग अपने आप जीत कर आए थे। वहां पे क्या जंग चल रही थी रेसिज्म के खिलाफ, वो भेदभाव वाला जो होता है, गांधी जी ने वो जंग जीती। अब उनके जंग जीतने का क्या कारण था? सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? इसके जो दो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे दो प्रिंसिपल कहते हैं, एक तो सच्चाई, ठीक है, तुम्हें हमेशा सच बोलना, और अहिंसा, मतलब हमेशा सच बोलना और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उनके ये दो प्रिंसिपल्स थे, जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका में वॉर जीत गया। जब वो आए, ठीक है, उन्होंने तीन तीन एक मैं बोलूंगी एक्सपेरिमेंट्स किए। ये तीन इंसिडेंट्स हुए उनके आने के बाद। सबसे पहला हुआ था, मैं बताती जा रही हूँ, पॉइंट याद रखना, सबसे पहला हुआ था हमारा चंपारण। एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ। 1916 में हमारा सबसे पहला मूवमेंट हुआ था चंपारण वाला। इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दूंगी, क्या था इसमें। फिर 1918 में हमारा हुआ था वो अहमदाबाद मिल वाला, ठीक है, दूसरा महात्मा गांधी के आने के बाद उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और 1918 में ही एक और हुआ था, वो था मेरा खेड़ा मूवमेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगी चंपारण। चंपारण एक जगह है बिहार में। वहां पर क्या हुआ था, जो लैंड ओनर्स थे ना, जो जैसे मैं हूं, मैं खेती कर रही हूँ, और वो जो खेत है वो किसी और का है, मैं वहां पे अपने प्लांट उगा रही हूँ। तो बेसिकली जो मैं प्लांट उगा रही थी वो इंडिगो है। इसमें जो बात करिए, वो लोग इंडिगो प्लांटेशन कर रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि तुम्हें हमें हमारे लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। तो यार कोई फ्री में काम क्यों करेगा? जिसकी वजह से महात्मा गांधी है, उन्होंने बोला कि तुम्हें फ्री में काम करने की जरूरत नहीं। अब महात्मा गांधी को बिहार में कौन लेकर आया था? उनका नाम था राजेंद्र कुमार प्रसाद। उन्होंने महात्मा गांधी को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। महात्मा गांधी बिहार गए, उन्होंने ये इशू सॉल्व किया। फिर आते हैं हमारे अहमदा मिल में। अब अहमदा मिल वाले में क्या प्रॉब्लम थी? वेजेस जो कम मतलब दिए जाते हैं, जो भी अगर हम एक दिन की जो वेतन होती है वो अगर दी जाती है, उसको बोलते हैं वेजेस। तो क्या हुआ था वहां पे अहमदाबाद में ना, कुछ क्राइसिस आ गए थे। तो जो मिल में काम करते, जैसे आटे की मिल हो गई, और भी तरह तरह की कॉटन मिल, अलग अलग तरह की मिल होती है, लोगों ने बोला अब हम यहाँ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस आ रहे हैं, हम वो जगह छोड़कर जा रहे हैं। तो जो मिल का ओनर था, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ज्यादा ज्यादा पैसे दूंगा, ठीक है, प्लीज हमारे यहाँ पे रुक जाओ। तो लोग तो तब चले गए थे, ठीक है। फिर जब लोग वापस आए तो उस मिल के मालिक ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दूंगा क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो जिसकी वजह से वो जो लोग थे जो वहां काम करते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी यहाँ पिक्चर में आते हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं आती हूँ अपने खेड़ा मूवमेंट पे। खेड़ा मूवमेंट पे क्या हुआ था कि उस टाइम ना क्रॉप फेल हो गई थी। मैं जिस जगह के बारे में बता रही हूँ, वहां पे क्रॉप फेल हो गई थी। इसके बावजूद भी जो लैंड ओनर थे, जो जमीन के मालिक थे, वो बोले थे तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। अब यार कोई किसान की क्रॉप फेल हो गई, वो बेचेगा ही नहीं, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो वो रेंट कैसे देगा? तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि रेंट तो तुम्हें देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। जिसकी वजह से महात्मा गांधी पिक्चर में आते हैं, उन्होंने बोला कि तुम लोगों को कोई रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन इंसिडेंट हुए। इसके बाद आते हैं हम फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी। मतलब कि ये तो अलग अलग जगह में हुआ, एक बिहार में हुआ, एक अहमदाबाद में हुआ। उसके बाद जो मूवमेंट हुआ, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं, तो उसमें ये हुआ था, ये जब रिवॉल्यूशनरी एक्ट्स हो रहे थे, जब ब्रिटिशर्स ने ये नोटिस किया कि यार ये इंडिया वाले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, अलग अलग रिवॉल्ट लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए हानिकारक हो रहे हैं। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक सेडिशन लॉ पास किया। सेडिशन लॉ या सेडिशन कमेटी में बोलूं, ठीक है, उसको हेड करने वाला व्यक्ति, उसका नाम था हमारा सिडनी रॉलेट। याद रखना, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी एक्ट हो रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी, ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई, सेडिशन कमेटी, जिसका नेतृत्व किसने किया? हमारे सिडनी रॉलेट ने, जिसकी वजह से जो अभी इंसिडेंट हुआ उसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। अब उसमें हुआ ये था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। नो अपील का मतलब ध्यान से सुनना, इसमें ये उन्होंने बोला था कि हम बिना किसी पूछताछ के, अगर हमें लगेगा कोई व्यक्ति गलत है, हम उसे उठाएंगे, जेल में पटकेंगे, तुमसे हम पूछेंगे भी नहीं क्यों, क्या क्या, ठीक है, हम सीधा जेल में डाल देंगे। तो इसका मतलब नो अपील। नो दलील मतलब तुम हमसे लड़ भी नहीं सकते, हमारा जो मन करेगा हम ये करेंगे, ठीक है, तुम ना हमसे वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हो ना कुछ, तो नो दलील। नो वकील मतलब तुम अपने लिए कोई वकील भी हायर नहीं कर सकते, कोई तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होगा। तो रॉलेट एक्ट बेसिकली ये था, उन्होंने बोला कि अगर हमें कोई गलत लगेगा, हम उसको उठा के सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। जिसको सुनकर गांधी जी ने बोला कि अगर ये लॉ पास हो गया, ठीक है, अगर ये लॉ पास हो गया, तो मैं इधर मैं डेट लिख रही हूँ, तो मैं एक सेकेंड, तो मैं 6 अप्रैल 1919 को हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये लॉ पास हो गया, उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई, उसमें उन लोगों ने उसमें गांधी जी ने लोगों को बोला कि अगर ये रॉलेट एक्ट पास हो जाता है तो हम क्या करेंगे?
प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट मतलब रैली निकालेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे। क्या होता है, ये रॉलेट एक्ट पास हो जाता है। पास होने के बाद वही जो महात्मा गांधी ने बोला होता है कि हाँ हम रैली निकालेंगे, इधर उधर तोड़ फोड़ करेंगे, ये सब शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से 9 अप्रैल को क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब उनको अरेस्ट करके क्या किया, जेल में डाल दिया। इसकी वजह से जो इनके और भी फॉलोअर्स थे, ठीक है, और भी जो लोग इनको फॉलो वगैरह करते थे, उन्होंने क्या किया, पंजाब में क्या किया, उन लोगों ने भी पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पीसफुल मतलब ऐसे उन्होंने कोई हो हल्ला नहीं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आराम से, मतलब एकदम शांतिपूर्वक वो प्रोटेस्ट शुरू किया। जिसकी वजह से मैं बताती हूँ, ये हुआ, पहले हमारे गांधी जी को अरेस्ट किया। जब वहां पे लोग, पंजाब में लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो ब्रिटिशर्स ने जो कमान दे दी थी इस प्रोटेस्ट की कमान, की अब जो भी है ये सब चीजें जो कंट्रोल करेगा, वो जनरल डायर के हाथ में दे दी थी। ठीक है, जनरल डायर को बोला था कि यार ये जो पंजाब में जो भी चीजें हो रही है इनको कंट्रोल करो। ठीक है, जनरल डायर ने लगा दिया था हमारा मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या होता है, मतलब आर्मी लॉ। इसमें तुम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दे सकते, कोई काम नहीं करने, जैसे बैंक वैंक बंद हो गया, रेलवे का काम बंद हो गया, ये सब होना शुरू हुआ। इसके बाद क्या हुआ, और भी लोग थे, फिर जब इन लोगों का प्रोटेस्ट और बढ़ने लगा, तो क्या किया जनरल डायर ने, 13 अप्रैल को फायरिंग बोल दी। फायरिंग हमारी जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठा थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर को गुस्सा आया, इन्होंने 13 अप्रैल को वहां पे लोगों पे फायरिंग बोल दी। तो ये क्या हुआ, मेरा जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी कवर हो गया, रॉलेट एक्ट भी कवर हो गया। आई चीज समझ में। फिर गांधी जी को क्या लगा कि यार ये मैंने सत्याग्रह सभा बना के ये सब करके बहुत ही गलत किया, इसकी वजह से काफी लोगों की मौत हुई। ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है काफी ज्यादा फेमस इंसिडेंट है। ठीक है, बहुत लोग, बहुत दुख भरा माहौल था। तो महात्मा गांधी को रियलाइज हुआ कि जो उन्होंने करा वो सही नहीं था, उन्होंने वो मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, बाहर निकाल लिया, उन्होंने वो वहीं खत्म कर दिया। अब आते हैं हम हमारे खिलाफत मूवमेंट पे। ध्यान से सुनना, खिलाफत मूवमेंट में क्या चला था, जो यूरोप वाले लोग थे, ठीक है, उन्होंने टर्की पर हमला बोल दिया। मैंने आपको बताया ना, हर कंट्री कॉलोनी बनाना चाहती थी, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे आ गए, अब ब्रिटिशर्स टर्की पर भी जाना चाहते थे। तो ये जो यूरोपियन के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, ब्रिटिश के लोग हैं, ये क्या चाहते थे, ये टर्की पर हमला करना चाहते थे। अब टर्की एक इस्लामिक कंट्री है, याद रखना, टर्की एक इस्लामिक कंट्री, जिसको रूल करते, जिसका हेड होता है उसको हम बोलते हैं कैलिफ। अब कैलिफ क्या होता है, एक मुस्लिम जो होता है ना लीडर, कैलिफ हम बोलते हैं खलीफा। ठीक है, अब उर्दू में हम उसे कैलिफ बोलते हैं, हिंदी में हम खलीफा बोलते हैं। वो एक मुस्लिम लीडर होता है। जो हमारे इंडिया के मुस्लिम थे, वो ये उनको फॉलो करते थे, उनको मानते थे कि हाँ ये हमारे मुस्लिम लीडर है। अब उनमें वो एग्रेशन आ गया कि अगर इन लोगों ने हमला बोल दिया तो हम खिलाफत मूवमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जो खिलाफत मूवमेंट जिन दो भाइयों ने शुरू करी थी, एक का नाम था शौकत अली, दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। ठीक है, इन दोनों का ये था कि भाई इनको मुसलमानों पे, मुसलमान जो हमारा लीडर है, खालिफ है, उस पर कब्जा करने नहीं देंगे, तो हम अब इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। तो ये जाते हैं महात्मा गांधी के पास, इन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। अब महात्मा गांधी उस टाइम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते। उस टाइम क्या चल रहा था, ब्रिटिशर्स हमारे अगेंस्ट थे, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा था। महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर मैं हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर दूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, ये ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने में एक आसानी मिल जाएगी मेरे को। तो उनका मेन मोटिव क्या था, खिलाफत मूवमेंट की वजह से वो हिंदू और मुसलमान को एक कर सकते थे, ठीक है, साथ बुला सकते थे, ताकि ब्रिटिशर्स से लड़ने में क्या हो, एक यूनिटी आ जाए और आसानी हो। वहीं पे जो मुस्लिम्स थे, जो शौकत अली, मोहम्मद अली, वो क्या चाहते थे कि वो ये जो अपनी मुस्लिम के रूलर हैं, जो मुस्लिम टेरिटरी, वो क्या कर सके, वैसी की वैसी रहने दे, ये जो वॉर है इसको रुकवा दे। तो क्या थी इनकी 3 डिमांड थी। अब वो 3 डिमांड क्या क्या थी, जो इनका कैलिफ है वो वहीं का राजा वैसे का वैसे ही रहे, यूरोप को बाहर निकालो। दूसरा, जो हमला करने से पहले जो टेरिटरीज यूरोपियन ने या ब्रिटिशर्स ने काबू में ले ली थी, उसको भी छोड़ दी जाए, रिलीज कर दो। ठीक है, दूसरा ये था। तीसरा हमारे ये था, जो सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन, ठीक है, उसका जो लीडर होगा ना वो नॉन मुस्लिम होगा। मतलब कि जो मुस्लिम लीडर है वही उनको रूल कर सकता है, नॉन मुस्लिम जो लोग होगा वो उसका रूलर नहीं हो सकता। तो 3 डिमांड मैंने आपको इसकी बता दी। तो क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो खिलाफत कमेटी बैठाई जाती है इलाहाबाद में। ठीक है, कमेटी में डिसीजन लेते हैं, कमेटी का वो पास नहीं हुआ, इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी बैठाई जाती है, जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। खिलाफत का मूवमेंट के बारे में बता दें, कमेटी के बारे में बता दें। उसके बाद वो लोग ये निर्णय लेते हैं कि अब हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे।
जिसका जो नेतृत्व करेंगे, जो मतलब जिसको पूरा देखेंगे, मैनेज करेंगे, वो करेंगे कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, अभी मैंने बताया इलाहाबाद में सिर्फ ये डिसीजन लिया गया। अब डिसीजन के कारण क्या थे? एक तो इनके पंजाब में ये जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था, इनको इस चीज का बदला लेना था। दूसरा, खिलाफत मूवमेंट वाली जंग भी इनको क्या करनी थी? जीतनी थी। तीसरा इनका ये था, इनको स्वराज चाहिए था। अब इनकी ये मेन पॉइंट होगी, स्वराज का मतलब स्वराज, सेल्फ रूल, अपनी कंट्री पे खुद का इनका रूल हो। ठीक है, फिर क्या होता है, सितंबर में, यहाँ पे अभी आपको डेट बता रही थी, इलाहाबाद सेशन की ये स्टोरी थी। फिर अब मैं आती हूँ कैलकाटा सेशन में, इसको पास कर दिया जाता है, मतलब कि अडॉप्ट कर लिया जाता है कि हाँ अब हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट निकालेंगे। ये क्या हो जाता है? फाइनलाइज हो जाता है। अब इसी टाइम क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की भी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक है, अब इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी क्या आ जाते हैं? टीम अप कर लेते हैं गांधी जी के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल कैसे? बहुत सारे लोग आ गए साथ में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, मूवमेंट क्या होना है? जाहिर सी बात है सक्सेसफुल होना है। क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस मूवमेंट के? जलियांवाला बाग का इंसिडेंट का वो लेना था, खिलाफत मूवमेंट जो था इनका उसको भी जीतना था। तीसरा ये था, इनको क्या चाहिए था? स्वराज चाहिए था। आई चीज समझ में? अब मैं बात करती हूँ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जिन जिन लोगों का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, पार्टिसिपेशन हमारे नॉर्मल स्टूडेंट हो गए, लॉयर हो गए। ठीक है, किस किस तरह पार्टिसिपेशन था इनका, किस किस तरह से इन्होंने सहयोग दिया, उसके बारे में बात करेंगे अब जैसे कि मैं बात करी थी, जो ये टीचर्स वगैरह, हेड मास्टर, उन्होंने बोला था कि हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने मना कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। स्टूडेंट्स ने बोला हम भी स्कूलों में नहीं बैठेंगे, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हम स्कूल जाना बंद कर देंगे। लॉयर ने भी बोला कि हम कोई काम नहीं करेंगे, उन्होंने भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें, ये सारी पॉलिटिकल रीजन थी। अब इकोनॉमिक अगर हम देखें थोड़ा अर्थव्यवस्था के हिसाब से, उसके हिसाब से इन लोगों ने क्या किया, जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन का सामान है, वो क्या, उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो फॉरेन के कपड़े थे, जो बाहर विदेशों से कपड़े आते थे, जो ये लोग पहनते थे, उसको क्या करना शुरू किया? उसको जलाना शुरू किया। लिकर पिकेटिंग, जो शराब की दुकान है, उसको क्या, उसमें तोड़ फोड़ करना शुरू किया, उसमें से सामान चुराना शुरू किया। ये सारी चीजें करने लग गए। बाहर से जो सामान आता था, जो आता था, वो क्या हो गया, एकदम आधा हो गया। पहले खूब ज्यादा होता था, नॉन कॉर्पोरेशन की वजह से लोग खरीदने नहीं लगे, लोगों ने मना कर दिया, जिसकी वजह से जो बाहर से सामान आता था, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट, वो एकदम आधा हो गया। लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने खादी, जो खादी का कपड़ा होता है, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, वो पहनना शुरू किया। उसके बारे में पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी उस जगह में। अब ये सब तो थी अच्छी अच्छी बातें हमारे नॉन कॉर्पोरेशन की। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, लिमिटेशन भी थी, कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट थे ऐसे। अब क्या होता है, जो खादी का कपड़ा होता है ना, वो काफी महंगा होता है, तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। अब कोई चीज मार्केट में मेरे लिए 100 रुपए की है, ठीक है, वो सबके लिए 100 रुपए की होगी, पर समझो मैं थोड़ा अच्छा कमाती हूँ तो मैं वो अफोर्ड कर सकती हूँ, गरीब इंसान नहीं कर सकता। तो खादी काफी एक्सपेंसिव थी। दूसरा ये था, जो मिडिल क्लास थे ना, जिन लोगों ने मतलब पार्टिसिपेशन किया था, उनका ना इतना ज्यादा, मतलब काफी सारे लोगों ने नहीं किया था पार्टिसिपेट, उन्होंने करा था, बट बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। दूसरा ये था कि जो ऑब्वियसली अब यार बच्चे कितने टाइम तक स्कूल नहीं जाएंगे, एजुकेशन तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो फिर बच्चों ने कुछ टाइम बाद स्कूलों में भी जाना शुरू कर दिया। लॉयर्स थे, अब उनके पास ये पैसा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने भी कुछ टाइम अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीजें हुई थी। अब अगर मैं बात करूंगी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, ये जो मूवमेंट है, अब ये अलग अलग जगहों में कैसे फैला, विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे फैला, और जो स्थानीय नेता है उन्होंने उसका कैसे नियंत्रण करा, कस्बों में, पहाड़ियों में और ग्रामीण, इन तीन के बारे में मैं बात करूंगी। ठीक है, रूरल एरिया, ठीक है, एक सेकेंड, मैं बात करूंगी हमारे एक तो प्लांटेशन वाले एरिया में, रूरल एरिया में और ट्राइबल एरिया में, इन तीनों, इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का क्या क्या इफेक्ट पड़ा। सबने क्या, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ था, अगर मैं बात करूं पीजेंट की, पीजेंट लोगों ने कैसे रिवोल्ट करा था। सबसे पहले तो पीजेंट के साथ हो क्या रहा था, हमें ये पता होना चाहिए। एक तो ना, पीजेंट को बेगार करने के लिए बोला जाता था। बेगार मतलब तुम हमारे अंडर काम करोगे, फ्री में काम करोगे, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम्हें फ्री में काम करना पड़ेगा। एक तो ये बेगार सिस्टम था, यार तुम किसी को पैसा नहीं दे रहे हो, तुम्हारे लिए फ्री में काम क्यों करेगा। ठीक है, एक तो इन सब चीजों, ये एक कारण था जिसकी वजह से पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया। ठीक है, एक तो बेगार सिस्टम हो गया। दूसरा, जो लैंड है, ठीक है, जो जमीन है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग है, जो लैंड ओनर है, जिनका वो लैंड है, उन्हीं को वो दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये था कि उनको कोई राइट नहीं दिया जाता था। उसकी वजह से एका मूवमेंट शुरू हुआ। एका मूवमेंट किसने शुरू किया था, बाबा रामचंद्र ने। याद रखना, एका मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा रामचंद्र ने। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, उसकी वजह से ये एका मूवमेंट शुरू हुआ।
ठीक है, इन लोगों की क्या डिमांड थी? पीजेंट चाहते थे कि एक तो ये बेगार वाला सिस्टम हटा दिया जाए, हम फ्री में काम क्यों करें, ठीक है, और बॉयकॉट लैंड ओनर्स, जो लैंड ओनर है जिनकी वो जमीन है उनको तो एकदम ही खत्म कर दो, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, ये अमीर है तो इनकी जमीन हो। दूसरा ये था। तीसरा चाहते थे कि जो रेवेन्यू है, मतलब जो उनसे रेंट लिया जाता है, वो खेती करते हैं, वो कमाते हैं, ठीक है, वो बेचते हैं मार्केट में, उनसे भी वो कमाई लेते हैं वो लैंड ओनर से, बोला कि इसको खत्म कर दो। तो ये तीन डिमांडें थी। और अगर हम इसी के बारे में बात करें पीजेंट्स के बारे में, तो इनके और भी अलग अलग मूवमेंट चल रहे थे, जैसे नाई धोबी बंद, जिसमें इन्होंने बोला कि हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे तुम लोगों के लिए, तो एक ये चलने लग गया। फिर अवध किसान सभा बनाई गई, याद रखना, नाई धोबी बंद, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा में मतलब जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ये दो लीडर्स थे। अब इन लोगों ने एक कमेटी बनाई जिन्होंने बोला कि तुम जो भी पीजेंट है, ठीक है, जो भी खेती करने वाले लोग हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, ठीक है, हम सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो 300 मतलब 300 ब्रांच बन गई थी उनकी, 300 ऐसी ऐसी जगह पर उनकी कमेटी बन गई थी पीजेंट्स लोगों की, वो अपनी जाके प्रॉब्लम बताते थे। अब जो उनकी प्रॉब्लम होती थी वो पुलिस से रिलेटेड थी, ब्रिटिशर से रिलेटेड थी, तो ये लोग क्या करने लगे, इन लोगों के अगेंस्ट रिवोल्ट करने लगे। यहाँ पे क्या शुरू हो गई, हमारी फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अब अगर मैं बात करूं ट्राइबल्स की, ठीक है, जो कस्बे में लोग रहते हैं, वहां पे क्या दिक्कतें शुरू होने लगी। गुडिम हिल्स नाम की एक जगह है हमारे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, वहां पे ये ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि तुम्हें फॉरेस्ट में एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है, नो एंट्री, और अगर तुम फॉरेस्ट में एंटर करोगे तो हमारी परमिशन के बगैर नहीं कर सकते। तो अब ये जो ट्राइबल लोग रहते हैं, जो कस्बे में लोग रहते हैं, उनका मेन काम क्या रहता है कि फॉरेस्ट में जाओ, तुम जंगल में जाओ, वहां से फ्यूल वुड, वो एक तरीके की वुड होते हैं उनका, वो इस्तेमाल करते हैं, उनको बेचते हैं, तो वही एक उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। ब्रिटिशर्स ने उस पर भी पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मिलिट्री गोरेला वॉरफेयर कर दिया। अब गोरेला का क्या मतलब होता है, मिलिट्री गोरेला वॉरफेयर मतलब इन लोगों ने छुप छुप के ब्रिटिशर्स को मारना शुरू किया, मतलब जैसे छुप के जाते थे, दो ब्रिटिशर्स को मार देते थे, तो इन लोगों ने इस तरह से रिवोल्ट करना शुरू किया। अब अगर मैं बात करूं प्लांटेशन की, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ियों में और जगह की अगर मैं बात करूं थोड़े प्लांटेशन की, तो वहां पे क्या दिक्कतें हो रही थी असम में, ठीक है, असम के लोगों के लिए फ्रीडम क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रैवल कर सके, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ना उन पे कोई रोक टोक, उनके लिए एक तरह से फ्रीडम, स्वराज वही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया 1859 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया, ठीक है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम लोग हमारी परमिशन के बिना नहीं जा सकते, यहां से नहीं जा सकते, ठीक है। टी प्लांटर्स जो होते थे, बेसिकली असम इज फेमस फॉर टी प्लांटेशन, ठीक है, तो टी प्लांटेशन को उन्होंने बोला था कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, याद रखना, असम के लोगों के लिए फ्रीडम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आ गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने बोला कि तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, टी प्लांटर्स को ये बोला गया, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये दिमाग में लगते हुए कि हाँ यार, गांधी जी का नेशनल कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है, असहयोग आंदोलन, हम भी उसका पार्ट बनेंगे, हम इनके अगेंस्ट क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो इन लोगों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से अब मैं दूसरे पार्ट में आपको और कंटिन्यू करूंगी सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। इस स्लाइड का मैं ये कंक्लूजन देती हूँ, गांधी जी ने फिर ये सोचा कि यार मेरा तो मेन मकसद ही यही है। उनका मेन मकसद क्या था, सत्याग्रह, सच्चाई के बल पे चलो, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें थी उनके दिमाग में कि अहिंसा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, ठीक है, हर जगह लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। अच्छा, नेशनल कॉर्पोरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने रियलाइज किया कि यार लोग ऐसे काम नहीं करने वाले, लोग लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू करने वाले। उन्होंने ये देखा कि लोग अच्छे से ट्रेंड नहीं है, सीखे हुए ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है कब कैसे रिवोल्ट करने, कैसे जंग जीती जाती है। तो महात्मा गांधी ने नेशनल कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। क्या कारण मैंने अभी बताया कि एक तो लोग वेल ट्रेंड नहीं थे, सीखे हुए नहीं थे, उन्हें कुछ मतलब अच्छे से उन्हें पता नहीं था कि कैसे जंग जीती जाती है। ऊपर से जो पहले के जो नॉन कॉर्पोरेशन, जो पहले जो उन्होंने मूवमेंट करे थे, उसमें क्या है, लोगों ने सत्याग्रह के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया, वही लड़ाई, वही प्रोटेस्ट होना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, दो ग्रुप सामने निकल कर आते। एक तो जो गांधी जी ने, एक सेकंड मैं आपको पहले बताती हूँ कि गांधी जी ने ये सोचा, गांधी जी बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि मैं एक स्ट्रैटेजी निकालता हूँ जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जंग जीत सकते हैं और हम क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंस हो सकते हैं, स्वतंत्र। उन्होंने बोला स्ट्रगल
ट्रूस स्ट्रगल। अब स्ट्रगल में क्या था, पहले तुम स्ट्रगल करोगे, अलग अलग लड़ाई लड़ोगे, ठीक है, उसके बाद आराम करोगे, उसके बाद तुम दूसरे लोगों को, जो लीडर्स वगैरह है, वो अलग अलग जाके लोगों को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, भड़काएंगे। भड़काना इन द सेंस उनका अंदर का खून खोलेंगे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, ब्रिटिशर्स हमारे साथ ऐसा हो रहा है, एंड देन फिर अगेन से स्ट्रगल वाली पॉलिसी चलेगी। तो ये उनका रूल था। अब इसमें क्या होता है, दो लोग निकल के आते हैं, एक तो वो जो गांधी जी के सपोर्ट में थे, जिन्हें पूरा पूरा यकीन था कि हाँ गांधी जी जो कर रहे हैं वो सही है और हम ये वाली पॉलिसी फॉलो करेंगे। जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ये गांधी जी के उस पर यकीन था। उन्होंने बोला था तुम कब तक स्ट्रगल करोगे, कब तक क्रूज करोगे। अब उन लोगों का ये मायना था, इलेक्शन लड़ते हैं, किसी तरह हम पार्लियामेंट की सीट पाते हैं। अब उस इलेक्शन को बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सीएलएम बेसिकली क्या होता है, पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ो, पार्लियामेंट में सीट पाओ और वहां पे अपने ओपिनियंस बोलो और वहां पे तुम लड़कर जंग जीतो। तो फिर उन्होंने, जो कुछ लोग थे जिनका ये मायना था, उन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई थी 1 जैन, ध्यान रखना मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, 1 जैन 1923 में स्वराज पार्टी है। जिसका जिसको हेड मतलब जिसके जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे, मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, सीआर दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये सारे लोग, और भी लोग हैं बुक में मेंशन किया हुआ है। तो इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई और इन लोगों का ये मानना था कि भाई हम पार्लियामेंट में जाके क्या लेंगे, सीट लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अब हम एक दूसरे पार्ट पे आते हैं, ये तो एक पार्ट मैंने समझा दिया। अब 1919 में क्या होता है, 1919 में ना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ था। ठीक है, जिसमें ये मेंशन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी पॉलिसी, कोई भी उन मतलब अब हम निकालते हैं ना, जैसे अभी भी क्या होता है, हर 10 साल बाद नए नए चेंज आते हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था कि उन्होंने ये बोलता कि हर 10 साल बाद हम क्या करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, कोई चेंज लाना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो 10 साल बाद मतलब 1919 में पास हुआ था। तो ये लोग जैसे चाहते थे 1919 के बाद वापस जो रिव्यू होना था वो होना था 1929 में। लेकिन क्या हुआ, ये जो दोबारा रिव्यू किया गया वो किया गया 1927 में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स में क्या आ गए थे, जो ब्रिटेन में क्या आ गए थे, इलेक्शंस आ गए थे। अब उनको ये डर था कि अगर ये वापस रिव्यू होने लगे उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो इलेक्शन हार सकते हैं। तो उन्होंने 2 साल पहले ही क्या किया, रिव्यू किया। क्यों? इसका कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था इसकी वजह से कहीं वो इलेक्शन ना हार जाए। तो क्या किया गया, एक कमिटी बनाई गई, एक क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या कमिटी बोलो, ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमिटी बनाएगी। अब उसको जो हेड किसने किया था, उसको हेड किया था साइमन ने। ठीक है, साइमन, इसलिए हम उसको बोलते हैं साइमन कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी जिसके हेड कौन थे, साइमन, इसलिए हम क्या पूछते हैं, साइमन कमीशन। अब इसमें क्या था, जो ये कमीशन बनाया गया, ये जो भी था, इसमें 7 मेंबर्स थे और ये जो सातों के सातों मेंबर थे ना, सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। इंडिया वालों ने सोचा कि यार ये कैसी कमेटी, तुम हमारे भारत में रह रहे हो, ठीक है, हमारे भारत में कमेटी बना रहे हो, लेकिन कोई भी इंडियन नहीं है ना, सारे के सारे क्या है, ब्रिटिशर्स है, सारे के सारे तुम्हारे आदमी है। तो जिसकी वजह से इंडियंस ने क्या शुरू किया, रिवोल्ट करना शुरू किया। आपने देखा होगा बुक में पिक्चर बनी होगी, गो बैक साइमन करके, कि साइमन हमारा देश छोड़कर जाओ, इस तरह करके। फिर क्या था, उस टाइम जो हमारे वाइस रॉय थे हमारे इंडिया के, उन्होंने देखा कि यार ये सिचुएशन तो काफी ज्यादा बिगड़ रही है। तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए क्या बोला, उन्होंने मतलब मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारे वॉइस रॉय थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है, ये अक्टूबर 1929 की मैं यहाँ पे बात करूँ। उन्होंने बोला कि यार तुम लोग शांत हो जाओ, इंडियंस वाले तुम लोग परेशान मत हो, हम लोग तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब सुनकर लग रहा होगा डोमिनियन स्टेटस, वाह वाह वाह। तो एक तरह से क्या था, उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दी कि हाँ ये लो लॉलीपॉप ले लो और हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे रहे, जिसका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ एक टैगलाइन थी। डोमिनेंस का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कंट्रोल करना, तुम्हें कंट्रोल वाली पावर देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, अपोज कर दिया कि नहीं भाई हम ये नहीं मान रहे, ना हम शामिल होंगे, हम बिल्कुल अग्री नहीं करते। वहीं पे गांधी जी बोले थे कि यार 1 साल देकर देखो कि क्या होता है क्या नहीं। तो ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने क्या किया, लाहौर सेशन, एक लाहौर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, प्रिसाइड किया था, हेड करा था। एक तरह से वही वहां पे चीजें बोल रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए। उन्होंने पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया। पूर्ण स्वराज मतलब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, ये ऐसा उन्होंने बोल दिया, ऐसा उन्होंने बोल दिया। क्या डेट थी, 26 जनवरी 1930, ये दिन था उस दिन, और उन्होंने बोला कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा।
ठीक है, लाहौर सेशन 1929 में हुआ। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जनवरी 1930 हम इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, हमारा पूर्ण स्वराज होगा। लेकिन ना किसी इसको ज्यादा अटेंशन मिला नहीं, लोगों ने ज्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। ठीक है, अब गांधी जी ने सोचा कि यार इससे तो कुछ नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो क्या करो। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यार अब तक जितने भी वॉर हो रहे थे ना, उसमें अमीर लोग और गरीब लोग साथ में क्या थे, यूनाइट नहीं थे। कहीं पे आपने वो पहले देखा था कि जो मिडिल क्लास लोगों का पार्टिसिपेशन था वो उतना नहीं था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। तो उन्होंने ऐसा इशू, ऐसा मुद्दा उठाया जिसमें दोनों का पार्टिसिपेशन हो, वो था नमक। अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है। उन्होंने ये बोला, ठीक है, उन्होंने एक सबसे पहले तो चिट्ठी लिखी इरविन को। ठीक है, 30 मार्च में यहाँ पे डेट मेंशन करूँ, 13 मार्च 1930 को उन्होंने क्या लिखी, चिट्ठी लिखी इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांडें लिखी। और उन्होंने उसको धमकी दी थी, बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा अल्टीमेटम, या इंग्लिश में बताया होगा वो, लेकिन एक्चुअली एक धमकी थी। बोला था कि अगर, ठीक है, अगर हम हमारी ये 11 की 11 डिमांडें पूरी नहीं हुई तो हम क्या, हम सॉल्ट मार्च शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे हम, सॉल्ट मार्च। कब कब को, एक डेट उन्होंने स्पेसिफाई करी थी। उन्होंने जो डेट मेंशन करी थी वो थी हमारी 11 मार्च। ठीक है, तो क्या हुआ, उस चिट्ठी को उसने रिजेक्ट कर दिया, माना नहीं हमारे इरविन ने, जो उस टाइम वॉइस रहे थे। तो क्या हुआ, गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च पर निकल गए। दांडी मार्च में उनके साथ 78 वॉलेंटियर्स थे, 240 मील चले थे। ठीक है, और साबरमती आश्रम, उन्हें 24 दिन लगे थे। उन्होंने 12 मार्च को शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 में वो क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, उन्हें कितने दिन लगे, 24 दिन। और लास्ट जो उनका डेस्टिनेशन था वो था दांडी मार्च। सॉल्ट मार्च बेसिकली ये था कि हम सॉल्ट पे टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्ट उस टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमेबल कमोडिटी थी। तो उन्होंने बोला हम कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को क्या किया, तोड़ दिया। अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ये था कि लोगों ने बोला था कि हम कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, हम चीजें बॉयकॉट करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये था कि हम क्या बोलते हैं, तुम लोगों की चीजें तो बॉयकॉट करेंगे ही करेंगे, तुम लोगों के लॉज भी नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे लॉज भी क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये उनका डिसीजन था। तो सॉल्ट मार्च और भी अलग अलग जगह पे हुआ था, केरला में भी हुआ था, और भी अलग अलग जगह। साथ ही साथ और भी चीजें हुई थी, मतलब सॉल्ट मार्च की जगह फॉरेस्ट, एक सेकंड में यहाँ पे मेंशन करती जाती हूँ। एक तो तुम्हारा हुआ था सॉल्ट, ये जो भी था। ठीक है, दूसरा था हमारा फॉरेस्ट लॉस, जो फॉरेस्ट में उनको आने जाने से मना किया जाता था, उन लोगों ने इसको भी तोड़ना शुरू किया। तीसरा ये था चौकीदारी टैक्स भी इन्होंने क्या किया, हटा दिया। उसके बाद जो हमारी ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, इसके जो लीडर थे, मतलब जो इसको होस्ट करते थे, एक सेकेंड, जो इसके लीडर थे वो क्या थे, हमारे खान अब्दुल गफर खान। इनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो महात्मा गांधी है ना, उनको फॉलो करते हैं, उनके डिसिपल्स एकदम उनके जैसी चीजें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी रेड शर्ट मूवमेंट निकाल दिया इनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स वगैरह के अगेंस्ट। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या दे रहा था, और आग दे रहा था। अब क्या हुआ है, इवेंचुअली देखो सिविल डिसोबीडियंस भी वैसे ही हो गए जैसे नॉन कॉर्पोरेशन था, लड़ाई झगड़े होने लग गए। ठीक है, वही लड़ाई वही रिवोल्ट, तो ये चीज अगेंस्ट जाने लगी जो महात्मा गांधी थे उनके प्रिंसिपल्स की। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब ये सारी चीजें होने लगी, उन्होंने 1000 लोगों को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब 1000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो महात्मा गांधी को बुलाते हैं, गोला जो कॉन्फ्रेंस होती है, आपकी किताब में लिखा होगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक होती है आरटीसी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं थोड़ा सुझाव करने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए। जिसमें से जो कांग्रेस होती है वो मना कर देती है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो गांधी जी वहां पर जाते हैं। अब वहां पर क्या बात रखी जाती है, तब ना एक पैक्ट साइन होता है, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। कौन सा एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, जिसकी क्या क्या मांगे होती है, सबसे पहले तो तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बाहर निकाल दोगे, इसको खत्म कर दोगे। दूसरा ये था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिनको तुमने जेल में रखा हुआ है, अब ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी दिक्कत थी, कहाँ रखते वो 1000 लोगों को, मतलब 1 लाख लोगों को जिन्होंने उन्होंने जिनको अरेस्ट करा था। तो उन्होंने ये बोला था कि तुम उन 1 लाख पॉलिटिकल लीडर्स को जो भी है उनको भी ड्रॉप कर दोगे। तीसरा ये था, ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी आना पड़ेगा, हम और डिस्कशन करेंगे और बातें करेंगे। तो ये उनका ये था, फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके बीच जो बातें हुई थी उनकी। फिर क्या होता है लंदन में, ठीक है, हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ये बोला जाता है कि हम जब महात्मा गांधी वहां पर जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे हम।
ठीक है, उस टाइम तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया। गांधी जी को बोला गया कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि समझ लो इंडिया में शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब से मुस्लिम लोग भी हैं, तो ये था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका लीडर अलग होगा, तो मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लीडर को वोट देंगे। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के जो भी लोग हैं, ठीक है, उनका जो प्रतिनिधित्व करेगा, उनका जो लीडर होगा, उनको सिर्फ शेड्यूल कास्ट है। तो उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट देखा। गांधी जी वही समझ गए कि यार ये तो एकदम चालाकी कर रहे हैं इन्होंने। जो कांग्रेस है उसको तो एकदम ही इलीगल, उसको तो कुछ कंसिडर ही नहीं किया, उसको तो एकदम इलीगल मान लिया। ठीक है, ये तो अपने ही अलग कुछ चला रहे हैं। गांधी जी वहां उनकी चाल समझ गए। उन्होंने वहां पे सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया। अब ये चला था हमारा 1932 से 9। अब टाइमलाइन ध्यान रखते जाना, मैं इसको इरेज करती जा रही हूँ लेकिन आप याद रखते जाना। सिविल डिसओबीडियंस 1932 टू 1934। पहले जहां पे काफी सारे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, कुछ क्लास छूट जा रही थी, सिविल डिसओबीडियंस में सबने पार्टिसिपेट किया। हमारे रिच हो गए, रिच अमीर लोगों ने, गरीब लोगों ने, बिजनेस क्लास लोगों ने, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री में काम करते जो अच्छे खासे, क्या बोलूं उसे, उद्योगपति होते हैं, ठीक है, वुमेन का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला। पीजेंट ने इसलिए पार्टिसिपेट करना शुरू किया, एक तो जो पट्टीदार थे, एक सेकंड में यहाँ पे मेंशन करती जाती हूँ, एक तो जो हमारे गुजरात के पट्टेदार हो गए, यूपी के जाट हो गए, क्या था इनका जो प्रोडक्शन था ना, कमर्शियल क्रॉप्स बनाते थे, कॉटन, जूट वगैरह। अब ये मूवमेंट की वजह से, सिविल डिसोबीडियंस, ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी क्रॉप्स फेल हो गई, बहुत ही ज्यादा हिट हो गए। क्यों? क्योंकि 1929 में, इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से बात करेंगे, वो आ गया था ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली क्या था, इसमें जो प्राइसेस थे ना, जो क्रॉप वगैरह हो गया, जो खेती करके जो कमाते हैं, उसके प्राइस एकदम से नीचे गिर गए थे। इनका कारण वगैरह आगे के चैप्टर में, लेकिन ये सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया के पट्टीदार, यूपी के जाट है, इनके जो कमर्शियल क्रॉप ये उगाते थे, इनके दाम नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और अलग अलग दिक्कतें आने लगी, हर चीज के दाम बढ़ गए, तो जिसकी वजह से इनका पार्टिसिपेशन हुआ। दूसरा क्या था, जो बिजनेस क्लास लोग थे, उन्होंने देखा कि यार ये जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेकर आ रही है, ये तो हमारे अगेंस्ट है, ये तो सिर्फ अपना ही अच्छा देख रहे हैं। क्योंकि बिजनेस क्लास लोगों में क्या था, थोड़ा दिमाग था, वो चाहते नहीं थे कि इनके अगेंस्ट कुछ जाए। तो ये बिजनेस क्लास का भी हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। वुमेन्स ने भी काफी जोरों शोरों से पार्टिसिपेट किया, तो इन सब का पार्टिसिपेशन था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ। लेकिन इसमें जिनका पार्टिसिपेशन नहीं था वो था अनटचेबिलिटी। ठीक है, जो अनटचेबल्स लोग थे, ठीक है, जो छुआछूत जिनके साथ काफी ज्यादा चलता ना, उन लोग वो ना स्वराज से इतना ज्यादा अटैच नहीं थे, मूव नहीं हुए, उनमें वो भावना नहीं आई। क्यों? क्योंकि ना अनटचेबिलिटी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। गांधी जी ने देखा कि अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। गांधी जी ने अनटचेबल्स को, मतलब उन्होंने ऐसा ऐसा चित्रण किया, मतलब ऐसी सारी चीजें उन्होंने करना शुरू किया कि इन लोगों को ऐसा फील ना हो कि ये इसका पार्ट नहीं है। उन्होंने उनको मंदिरों में एंट्री दी जो पहले अलाउड नहीं थी, और क्या बोलते हैं, उसमें से पानी निकालने की परमिशन दी, जो वेल नहीं होते हमारे जिसमें से हम पानी निकालते हैं कुएं में से, उसकी परमिशन दी। गांधी जी ने खुद टॉयलेट वगैरह साफ करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें थी, गांधी जी दिखाना चाहते थे कि अनटचेबल्स भी पार्ट है, इनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, काफी रिनोन नेम इनका, काफी ज्यादा फेमस है, तो ये बेसिकली लीडर थे, क्योंकि अनटचेबल्स के भी हर कैटेगरी के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके क्या थे, लीडर थे। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि अगर अनटचेबल्स का पार्टिसिपेशन चाहिए तो तुम अनटचेबल्स को क्या दो, सेपरेट इलेक्टोरेट। जिसके अगेंस्ट हमारे गांधी जी थे। गांधी जी मानते नहीं थे सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीजों, क्योंकि इससे क्या होता है, डिस्पैरिटीज आ जाती है, मतलब एक यूनिटी नहीं आ पाएगी ना। जबकि बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, जो दलित वगैरह है, ठीक है, उनका एक लीडर और वो क्या करे, उनको वोट वगैरह दे। तो ये सारी चीजें थी। फिर क्या होता है, एक पूना पैक्ट साइन होता है हमारा, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में साइन होता है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो दलित्स वगैरह हैं, जो अनटचेबल्स है, इनको पार्लियामेंट में इनकी जो सीट होगी हम फिक्स कर देंगे। ये बात पे दोनों अग्री करते हैं, दोनों मान जाते हैं, पार्लियामेंट में दलित वगैरह को सीट दी जाएगी। फिर मुस्लिम उस पिक्चर में आते हैं। मुस्लिम बोलते हैं यार तुम इनको सीट दे रहे हो, हमें भी प्रोविजनल सीट दो, हमें भी सीट मिलनी चाहिए। तब उन मुस्लिम लोगों को ये जो चीज होती है, उनके दिमाग में ये जो चीज भरते हैं, वो कौन भरते हैं, ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स को मजा आ रहा है देखकर कि यार ये तो अलग हो रहे हैं, मतलब ये पहले तो दलित लोग लड़ रहे हैं, अब मुस्लिमों को भी सीट चाहिए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, चिंगारी लगा सकते हैं। तो वहीं पे जो ब्रिटिशर्स वगैरह वो डिवाइड एंड रूल वगैरह की पॉलिसी लगाते हैं, और मुस्लिम को भी सीट मिलनी चाहिए, वो भी लड़ने लगे। तो बेसिकली उनका ये पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल।
तो ये सब होता है। फिर हम बात करें कि लोगों में कैसी फीलिंग आती है नेशनलिज्म वाली, कलेक्टिव वाली, कि हाँ अब हम एक देश बन रहे हैं रीजन की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, कल्चर की वजह से। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है, नेशनल एंथम, और जो भारत माता की तस्वीर को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और भी लोगों ने बनाई थी, लेकिन सबसे पहले चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है, राष्ट्रगान बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सारे लोग आते हैं, ये लोग भारत माता की पिक्चर बनाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, नेशनली चीजें होती है, तो लोगों में एक बिलोंगिंग, बहुत ही ज्यादा बिलोंगिंगनेस सी आती है। फिर जब सब लोग साथ हो जाते हैं, तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू वो एक स्पीच देते हैं, लोगों को उकसाते हैं, 1946 की बातें लोगों को गाइड करते हैं कि अब हम आजाद हो गए हैं, सब लोगों में यूनिटी आ जाती है। उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, एंड फाइनली 1947 में जब ये भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह सब यूनाइट हो जाते हैं, फाइनली ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें आजादी मिल जाती है 1947। अगर इसके मैं बारे में बात करूँ, तो आप ना इसके बारे में और डिटेल से देखना, जैसे चैप्टर में यही है, लेकिन और भी इसके पीछे बैक स्टोरी है। जैसे अभी मैंने बताया 1857 वाला रिवोल्ट, वो खुद में ही एक स्टोरी है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो लास्ट मूवमेंट पे ये चलता है ना कि हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, जो पर्टिकुलर डेट डिसाइड हुई 15 अगस्त, 26 जनवरी, इनके पीछे भी रीजन है। तो काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। आप इसके बारे में और सर्च करोगे और ढूंढोगे तो आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। तो यहीं पे हमारा ये रिविजन सेशन कंप्लीट।